Welcome to my YouTube channel Young Commerce Minds. I'm Nihar Kanegi standing before of you. So आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो ये टर्म्स अकाउंट्स की बेसिक हैं जो हर कॉमर्स स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है और यही टर्म्स हमारे आगे के अकाउंट्स के चैप्टर में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, एक चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको अपने ध्यान में रखनी है। देखिए, जब भी हम अकाउंट्स या फिर बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो हमें खुद को एज अ बिजनेसमैन ट्रीट करते हुए चलना है, यानी कि खुद को एज अ बिजनेसमैन मानना है। जब तक आप खुद को एज अ बिजनेसमैन नहीं मान पाओगे तब तक आप अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको खुद से रिलेट करना है। अगर आप बिजनेसमैन होते तो आप क्या करते, ठीक है। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ों को समझना है। तो आज हम अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है पूंजी। इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि यहाँ वह अमाउंट है या कीमत है जो कि प्रोप्राइटर के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है अपने बिजनेस में। प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। अमाउंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो चाहे कैश के फॉर्म में हो, चाहे कोई सामान के फॉर्म में हो, या कोई एसेट यानी कि प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो। इट इज़ द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। कैपिटल वह अमाउंट है जिसके थ्रू हम कोई सामान खरीद सकते हैं या कोई एसेट परचेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस में। एज सच, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर हमें अपनी कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी तो हम कैसे करेंगे? ऑल करंट एसेट्स, जितनी भी करंट एसेट्स है और जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स है, आर एडेड अप, उन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स, एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर डिडक्टेड आउट ऑफ इट, और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उन्हें हम माइनस कर देंगे। ये एसेट्स, लाइबिलिटीज, उनके टाइप्स, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही जानिए आप। तो कैपिटल का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। अब ये वो वाली ड्राइंग मत समझना आप लोग कि ड्राइंग का मतलब कला, ठीक है। वो कला अलग है, यहाँ पे अकाउंट्स के टर्म्स में थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ अकाउंट्स में ड्राइंग का मतलब होता है एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। यानी कि यहाँ कैश और कोई सामान अगर हम अपने बिजनेस से विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, हम का मतलब है मालिक। मैंने कहा है कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो खुद को एक बिजनेसमैन के तरह ट्रीट करा करो, ठीक है। तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए कैश निकालता है और कोई सामान निकालता है, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। अगर कोई अपनी बिजनेस से, अपने बिजनेस के फंड से, यानी कि हमारे बिजनेस का जो गल्ला होता है ना, जैसे दुकान में भी होता है जिसमें छोटी मोटी रकम रखी रहती है, ठीक है, तो उसे गल्ला टाइप का बोलते हैं, ठीक है। अगर हम अपने जो बिजनेस के फंड है उससे हम अगर अपनी कोई प्राइवेट पेमेंट करते हैं तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स। फिर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। इट रिफर्स टू द अमाउंट विद द फर्म ओज टू आउटसाइडर। यानी कि ये वह कीमत है, ये वो अमाउंट है जो बिजनेस बाहर वाले लोगों से लेता है, ठीक है। यानी कि आउटसाइडर जो बिजनेस के बाहर रहते हैं, जैसे कि पब्लिक हो गए, ठीक है, बैंक हो गया, लोन ले लिया बैंक से, है ना, तो क्या आउटसाइडर लाइबिलिटी हो गई, है ना। एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओड टू प्रोप्राइटर्स, उस अमाउंट को छोड़ के जो जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में लगाई है। देखो, जो अमाउंट बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है शुरुआती के दौर में, तो उसे तो हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, है ना। पर लेकिन जब जो अमाउंट क्या बिजनेस अपने बाहर से लेता है,
आउटसाइडर से लेता है उसे हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ फिने एंड मिलर, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है फिने और मिलर ने कि लाइबिलिटीज आर डेट्स। लाइबिलिटी क्या है? कर्ज है। दे आर अमाउंट ओन टू क्रेडिटर्स, ये वो अमाउंट है जो कि क्रेडिटर्स को देनी पड़ती है हमें, ठीक है। और क्रेडिटर्स ये सब टर्म्स मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें क्रेडिटर्स का पैसा लौटाना है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज के टाइप्स। तो दो तरीके के लाइबिलिटीज होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड अनदर वन इज करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? This refers to those liabilities which fall due for payment in a relatively long period, normally after more than 1 year। यानी कि ये वो लाइबिलिटीज़ है जिसका पेमेंट हमें लंबे टाइम के बाद देना पड़ता है, यानी कि 1 साल के बाद, है ना। तो कौन सी जिम्मेदारी है जो हमें 1 साल के बाद देनी होती है? तो लॉन्ग टर्म लोन, जैसे कि हमने बैंक से लंबे समय के लिए लोन ले रखा है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम उसी टाइम पे पेमेंट कर देते होंगे या उनका लोन चुका देते होंगे, है ना। तो टाइम लगता है, 1 साल से ज़्यादा भी लग जाता है लोन पे करने में, है ना। तो क्या है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। तो नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ refer to those liabilities which are to be paid in near future, normally within 1 year। करंट लाइबिलिटीज वो जिम्मेदारी है जो कि हमें फ्यूचर में पे करनी होती है, पर 1 साल के अंदर ही, विद इन 1 ईयर, ठीक है। अब कौन सी लाइबिलिटीज हो गई ऐसे? जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने पैसा विथड्रॉ किया, मतलब ज़्यादा ही निकाल दिया पैसा, ठीक है। अपनी औकात से हमने जब ज़्यादा पैसा निकाल दिया तो उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इज बिल्स पेबल, फिर क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन। उसके बाद आता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी। एसेट्स आर द थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज possessed by a businessman not for resale but for the use in the business। यानी कि एसेट वो प्रॉपर्टी है जो कि बिजनेसमैन रिसेल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करता, अपने फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ करता है, अपने बिजनेस के फ्यूचर यूज़ के लिए जो चीज़ें यूज़ करता है उन्हें एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। In other words, anything which will enable a business enterprise to get cash or a benefit in future is an asset। यानी कि asset is a property in which we convert into a cash। यानी कि asset वो property है जिससे हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। asset वो चीज़ है जिसे हम फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैश एंड बैंक बैलेंसेस, स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो एसेट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? इट रिफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मीट फॉर सेल। यानी कि नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनका कंटिन्यू बिजनेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस करने में और सर्विस में, ठीक है, पर इनको क्या सेल के पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। जो एसेट्स हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं सामान बनाने के लिए, तो उन्हें नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम रिसेल नहीं करते हैं। also known as fixed asset। नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक। नेक्स्ट नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के भी टाइप्स हैं, जिसमें पहला टाइप है टेंजिबल एसेट एंड अनदर वन इज इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। इन अदर वर्ड्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
इन्हें हम देख भी सकते हैं और क्या छू भी सकते हैं, है ना। कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गए, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, ठीक है, इन सबको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, है ना। तो ऐसे एसेट्स टेंजिबल एसेट्स हो गई, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड थस कैन नॉट बी सीन, यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल हो गई, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स में जो एसेट्स आता है गुडविल, गुडविल यानी कि फर्म की रेपुटेशन, है ना। तो इसे हम क्या छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हाँ बिजनेसमैन इसे फील कर सकता है। तो ऐसी एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स. Current assets are those assets which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year. यानी कि ये वो एसेट्स होते हैं जिसे हम सेल करके विद इन 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम करंट एसेट्स को बेचेंगे तो हम क्या उससे 1 ईयर के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी एसेट्स को करंट एसेट कहते हैं, ठीक है। For example, debtors are expected to be converted into cash within a reasonable short period. यानी कि जिन्हें हमने अपना पैसा दिया या कोई सामान दिया है तो वो हमें पेमेंट करेंगे शॉर्ट पीरियड के अंदर ही, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करंट एसेट्स में गिना जाता है। करंट एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स। करंट एसेट्स को हम फ्लोटिंग एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है और सर्कुलेटिंग एसेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डेटर्स. द टर्म डेटर्स represent those persons or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them. डेटर्स ऐसे पर्सन हो गए, और यह फर्म भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि पर्सन ही हो, ठीक है, फर्म भी हो सकती है, जिन्हें हमने अपना गुड्स और सर्विसेज सोल्ड की हैं, रेंडर की हैं, पर उधार में, क्रेडिट मतलब उधार में, ठीक है। हमने उन्हें कोई अपना कैश दिया या फिर कोई गुड्स या सर्विसेज सोल्ड की, ठीक है, उधार में, पर हमें कोई अब तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे हम, डेटर्स। कोई फर्म होगी डेटर्स या फिर पर्सन भी डेटर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स वर्थ 50,000, मान लीजिए किसी सामान की वैल्यू 50,000 है, हैव बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, और हमने मोहन को उधार में बेच दिया, ठीक है। ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द डेटर ऑफ द बिजनेस सो लॉन्ग एज ही डज नॉट मेक द फुल पेमेंट। तो वो मोहन जो है वो तब तक फर्म का डेटर रहेगा जब तक वो क्या फुल पेमेंट ना कर दे बिजनेस की, है ना। तो डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स फर्म भी हो सकती है और पर्सन भी हो सकता है, जिन्हें हमने उधार में कोई गुड्स और सर्विसेज बेची हो और उसकी पेमेंट हमें अब तक रिसीव ना हुई हो, तो उसे हम डेटर्स बोलते हैं। और डेटर जो है ये हमारी एसेट साइड में शो होता है बैलेंस शीट में, ठीक है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें मिलता है फ्यूचर में, इसलिए ये बैलेंस शीट में शो होता है एसेट साइड। फिर क्रेडिटर्स. The term creditors represents those persons or firms from whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them. Creditors वो पर्सन हो गई और फर्म भी हो सकती है जिनसे हमने कोई सामान खरीदा है या फिर सर्विसेज खरीदी हैं उधार में, तो जब तक हमने उनकी पेमेंट नहीं करी तब तक क्या है वो हमारे क्रेडिटर्स रहेंगे, ठीक है। इफ़ गुड्स वर्थ 20,000, अगर किसी सामान की कीमत 20,000 है, आर परचेज्ड फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट,
और हमने कोई सामान गोविंद से खरीदा उधार में, क्रेडिट मतलब उधार। ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द क्रेडिट ऑफ द फर्म सो लॉन्ग एज, तो क्या है, गोविंद जो है वो हमारी बिजनेस का क्रेडिटर रहेगा तब तक जब तक हमने फुल पेमेंट नहीं करी गोविंद को। ठीक है, तो समझ आ गया आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स में डिफरेंस? आई होप आपको आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे डेबिट। डेबिट आपने अपनी डेली लाइफ में सुना ही होगा। डेबिट का मतलब है द रिसीविंग एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन जो हमें रिसीव हो रही है, कोई ट्रांजेक्शन जैसे कि कैश हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो उस एस्पेक्ट को हम डेबिट बोलेंगे। ठीक है, डेबिट को हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं डीआर से। डीआर मतलब डॉक्टर नहीं होता है, यहाँ पे डीआर का मतलब डेबिट होता है। ठीक है, फिर क्रेडिट, द गिविंग एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट और सीआर। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर भी लिखते हैं। ठीक है, तो देने का कोई एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन का, उसे हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने किसी को कैश दे दिया, ठीक है, तो कैश हमसे जा रहा है तो क्या उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का हिंदी में मतलब होता है खर्चे। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इंकर इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंसेस वो कीमत हो गई जिससे हम अपना कोई सामान बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिनर मिलर, तो इन्होंने डेफिनेशन दी है, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंसिव वो खर्चे होते हैं जो हम अपने बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं ताकि हमें क्या रेवेन्यू जनरेट हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जिसमें एडवर्टीजमेंट का मैं एग्जांपल दूंगी कि देखिए अगर हमने कोई अपना सामान बनाया है, गुड्स या सर्विसेज बनाई है, तो हम क्या है उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो एडवर्टीजमेंट क्या है हमारा खर्चा हो जाएगा, पर लेकिन एडवर्टीजमेंट से ही तो हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे, है ना, जिनसे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये था आपका एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनकम। अब इनकम क्या होती है, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में इनकम वर्ड सुना ही है, पर होती क्या है ये इनकम? इनकम मतलब हिंदी में आय होता है। ठीक है, पर यहाँ देखते हैं इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। कई लोग रेवेन्यू और इनकम को एक ही समझ लेते हैं, पर ये एक नहीं है, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, इनकम और रेवेन्यू में डिफरेंस है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू, यानी कि जो सामान हमने बेचा उससे जो हमें पैसे मिले तो वो क्या है, रेवेन्यू हो गया। क्योंकि हम रेवेन्यू मतलब क्या है, जो हम अपनी डेली बिजनेस एक्टिविटी से कमाते हैं गुड्स और सर्विसेज को बेच के, तो जो पैसे हमें मिलते हैं तो उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस, और जितने में हमने वो सामान बेचा वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है, यानी कि गुड्स जो बनाए थे हमने तो उसमें भी हमारा खर्चा आया होगा, है ना, तो क्या वो एक्सपेंस है। फिर सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, यानी कि जब हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी तो हमारा खर्चा एक्सपेंसेस भी हुए थे, है ना। फिर अगर हमने जो रेवेन्यू जनरेट करा अगर वो ज़्यादा हुआ, सरप्लस मतलब ज़्यादा हुआ अगर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हमारा रेवेन्यू हो गया तो उसे हम इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए इनकम का, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा इनकम और रेवेन्यू एक नहीं है, इसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, और क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट पर तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, है ना। और मम्मियाँ भी शॉप में इसी बहाने लड़ती रहती है शॉपकीपर से कि हमें डिस्काउंट दो, है ना। आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, है ना। तो इट इज़ ए रिबेट। डिस्काउंट क्या होता है, एक रिबेट होता है और एन अलाउंस। ठीक है, गिवर बाय द सेलर टू द बायर, यानी कि सेलर देता है बायर को। सेलर मतलब जो सामान बेचता है और बायर मतलब जो सामान खरीदता है। ठीक है,
तो सेलर क्या है, एक तरीके से एक बायर को डिस्काउंट देता है कि कोई सामान मान लीजिए 100 रुपये का था, ठीक है, 100 रुपये का था, उसने अपने कस्टमर को 80 रुपये में बेच दिया, ठीक है, 80 रुपये में बेच दिया, पर इसमें जो 20 रुपये थे वो क्या है, डिस्काउंट है, जो कि सेलर ने दिया है अपने कस्टमर को यानी कि बायर को, ठीक है। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट, वाउचर एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ सच ट्रांजेक्शन, यानी कि वाउचर में बिजनेस ट्रांजेक्शन की डिटेल्स कंटेन की जाती है, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन हुई होगी तो क्या वाउचर में लिखी जाती है, ठीक है, उसकी डिटेल्स उस ट्रांजेक्शन की। फिर रिसिप्ट, व्हेन ए ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर against goods sold by him, issuing a receipt containing the name of such transaction and customer details of amount received with date, यानी कि रिसीप्ट ट्रेडर देता है, ठीक है, ट्रेडर मतलब जो बेच रहा है, ठीक है, चाहे सेलर होगा, ठीक है, तो जिसे कैश मिल रहा है कस्टमर से गुड्स और सर्विसेज बेचने के बाद जो उससे कैश मिल रहा है, तो सेलर क्या करेगा, एक रिसिप्ट देगा, रिसिप्ट देगा कस्टमर को, जिसमें नेम रहेगा अपना, ठीक है, और कस्टमर की डिटेल्स भी उसमें रहेंगी, ठीक है, और किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है वो भी मेंशन होगी रिसिप्ट में, ठीक है। आपने सुना ही होगा रिसिप्ट पर तो शॉपकीपर देते हैं, है ना। फिर है नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब है गंदे ग्राहक, गंदे ग्राहक यही बोलूँगी मैं, क्योंकि इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर इज ए बिजनेस लॉस एंड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो ये वो अमाउंट हो गई जो कि इरिकवरेबल है, यानी कि जिसे हम कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डेटर से। देखिए मान लीजिए हमने कोई अपनी गुड्स बेचे, ठीक है, या कोई सर्विस बेची, या फिर हमने किसी को कैश दिया, ठीक है, जब हमने किसी को कैश दिया उधार में, ठीक है, कोई सामान बेचा उधार में, तो क्या है, हमारे डेटर हो गए, ठीक है, इन फ्यूचर में हमें हमारा पैसा लौटाना होगा, है ना। पर लेकिन वो डेटर नहीं पे कर रहा है हमें, ठीक है, तो वो इस हालत में नहीं है कि वो हमें पे कर पाए, तो हम क्या उसे बैड डेट्स घोषित कर देंगे कि ये तो भाई गंदा ग्राहक है, मैं तो इसको अगले बार से कोई सामान ही उधार में नहीं बेचूंगा, ना ही मैं इसे कोई कैश दूंगा उधार में, है ना। तो इसलिए हम क्या बैड डेट्स बोलते हैं उसे, जो हमारा पैसा डेटर नहीं लौटा पाता है, डेटा अगर हमारा पैसा नहीं देता है तो उसे हम बैड डेट घोषित कर देते हैं, ठीक है। और बैड डेट जो है वो हमारे P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड किया जाता है रिकॉर्ड, ठीक है, P&L के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है बैड डेट्स को एज अ एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि बिजनेस का क्या है, वो खर्चा है, लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। A person or an enterprise which is not in a position to pay its debts is called insolvent, यानी कि कोई पर्सन या फिर कोई एंटरप्राइज जो इस हालत में नहीं है कि वो हमें पे कर पाए, हमारा डेब्ट्स, हमारा कर्जा पे कर पाए, तो उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई पर्सन है चाहे कोई एंटरप्राइज है जिन्हें हमने कोई लोन दिया है, ठीक है, अपने पैसे दिए या फिर गुड्स और सर्विस रेंडर करी है अपने डेटर्स को, तो वो इस हालत में नहीं है कि वो हमारा पेमेंट हमें कर सकें, ठीक है, उसके जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं है, तो उससे हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट, ठीक है। फिर है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी कि ये वो पर्सन है या एंटरप्राइज है जो इस पोजीशन में है, इस हालत में है कि वो पे कर सके अपना डेट्स, अपना कर्ज पे कर सके, तो उसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट, ठीक है। आई होप आपको अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स आए होंगे आपको समझ में। प्लीज़ चैनल को लाइक,
कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन चैनल से रिलेटेड आ सकें। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगी, यानी कि अकाउंटिंग के सिद्धांत, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।